अगर मैं तुमसे कहूँ कि आज की स्टोरी का मेन कैरेक्टर एक वर्ल्ड फेमस म्यूजिशियन है, बट वो खुद सुन नहीं सकती, तुम कहोगे क्या जो खुद सुन नहीं सकती वो हमें क्या सुनाएगी? तो मेरे जान, कुछ ऐसा ही आज की स्टोरी का कहानी। ये कहानी है एवलिन ग्लेनी का, जिन्होंने बचपन में ही अपना सुनने का शक्ति खो दिया था, बट फिर भी वो आगे जाके बनती है वर्ल्ड फेमस म्यूजिशियन। अगर तुम्हें मेरे बात पे विश्वास नहीं हो रहा तो यूट्यूब पे इनका एक चैनल भी है, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आओ पढ़ते हैं क्लास 9 इंग्लिश का इस चैप्टर को, द साउंड ऑफ म्यूजिक, एवलिन ग्लेनी, लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। बट इससे पहले मैं तुम लोगों का दोस्त और होस्ट बीवी निकल चुका स्टोरी टेलर बनने के जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हाँ वो चीजें कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील और तुम लोगों को ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। तो अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। हम बढ़ते हैं स्टोरी की ओर। तो हमारी कहानी का शुरुआत होता है एक अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन से, जो कि बहुत क्राउडेड था। लोग धक्का मुक्की कर रहे थे ट्रेन पकड़ने के लिए, और इसी क्राउड में थी एक पतली दुबली सी लड़की जिसका नाम था एवलिन ग्लेनी, जो कि हमारे स्टोरी का मेन कैरेक्टर। वो फील कर पा रही थी ट्रेन के आते हुए वाइब्रेशंस को, और इन वाइब्रेशंस को सुन के वो एक्साइटेड भी थी और नर्वस भी थी, क्योंकि ये था उनका पहला दिन एक प्रेस्टिजियस स्कूल पे, जिसका नाम था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। भाई साहब देखो, अंग्रेजों का म्यूजिक के लिए भी अलग से स्कूल होता है। हमारा तो भाई एक ही स्कूल था, प्राइमरी, सेकेंडरी और अब कॉलेज। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि म्यूजिक स्कूल, डांसिंग स्कूल, एक्टिंग स्कूल, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। ये तो बस कहानियों वाली बात है। खैर कहानियों में रहता है। तो पहले दिन में हमें से ऐसा मिक्स फीलिंग होता है सबके साथ, थोड़ा नर्वस होते हैं हम और थोड़ा एक्साइटेड भी होते हैं। हमारी एवलिन भी ऐसी नर्वस और एक्साइटेड थी। वो 17 ईयर्स से भी कम की दिख रही थी, और हमारी एवलिन के लिए ये बहुत ही बड़ा बात था कि इतने बड़े स्कूल पे उसे मौका मिला अपने स्किल को दिखाने का, एक म्यूजिशियन बनने का जर्नी को स्टार्ट करने का। क्योंकि एवलिन बिलोंग करती थी स्कॉटलैंड के एक छोटे से गाँव से, बट एवलिन के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज नहीं था। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि वो सुन नहीं सकती थी, और फिर भी वो बनना चाहती थी एक म्यूजिशियन। सही में यार, दीदी बहुत खतरनाक है, मतलब इतना डेयरिंग तो मैं भी नहीं हूँ यार। खैर जो बात रहा कि एवलिन ग्लेनी क्या बचपन से ही बहरी थी क्या? नहीं, जब वो 8 साल की थी और एक पियानो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही थी, तब उसकी माँ इजाबेल ग्लेनी ने देखा कि जब एवलिन ग्लेनी को स्टेज पे बुलाया जा रहा था पियानो बजाने के लिए, तो वो सुन ही नहीं पाती है उस चीज को। वो बस इंतजार करे जा रही थी कि उसे बुलाया जाएगा, जबकि उसे बुलाया जा रहा था, बट वो सुन ही नहीं पाती उस बात को। ये वो पहला इंसिडेंट था जब एवलिन ग्लेनी को पता चलता है कि शायद उसके साथ कुछ तो दिक्कत है। बट इन सारी चीजों को एवलिन ग्लेनी ने अपने दोस्तों से और अपने टीचर से जितना हो सके उतना छुपाने की कोशिश किया, बट चीजें ज्यादा देर तक छुपती नहीं है। जब वो 11 साल की होती है तब स्कूल में उसके मार्क्स बहुत घटते जा रहे थे, जिसका नतीजा ये होता है कि स्कूल का प्रिंसिपल एवलिन और उसकी माँ को बुलाती है और कहती है कि आपके बेटी के साथ कुछ तो दिक्कत है, अब इसे डॉक्टर के पास लेके जाओ। और जब वो डॉक्टर के पास गए तब उन्हें पता चला कि एवलिन के जो इयरिंग नर्व्स थे वो धीरे धीरे डैमेज हो रहे थे। इसीलिए वो बचपन से बहरी नहीं थी, बट समय के साथ बहरी होते जा रही थी। उसमें डॉक्टर ने एडवाइस किया कि ये चीजें धीरे धीरे बढ़ती रहेगा, एक समय ऐसा आएगा जब एवलिन को कुछ सुनाई ही नहीं देगा, तो जितना जल्दी हो सके एवलिन को लगा देनी चाहिए कान के मशीन, हियरिंग एड्स, और आगे एवलिन को जो बहरे लोग पढ़ते हैं वो वाला स्कूल पे भेजना चाहिए। अब इमेजिन करो, एक 11 साल की लड़की को जब ये सारी चीजें पता चलता है कि वो धीरे धीरे बहरी हो रही है, तो उसके साथ कैसा बीतेगा? पूरा दुनिया अंधेरे से भर गया था उसके लिए। धीरे धीरे वो डिप्रेस हो रही थी, बट उसने गिव अप नहीं करा। वो डिसाइड करती कि वो अपनी जिंदगी को ऐसे ही नहीं बिताएगी, नॉर्मल लाइफ जिएगी, और अपना जो म्यूजिक पे इंटरेस्ट है उसे वो फॉलो करेगी। एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा, और उसके बाद उसने डिसाइड किया कि मैं भी यही बजाऊंगा। बट इसके लिए सारे टीचर्स ने उसे डिस्करेज करा कि तू तो सुन भी नहीं सकती, तू क्या बजाएगी जाइलोफोन। और तभी एंट्री होता है एक परकशनिस्ट रोन फोर्ब्स का। यहाँ तुम्हें मैं बता दूं, ये परकशनिस्ट का मतलब होता है बजाने वाला, ड्रम बजाने वाला, और भी जो चीजें होते हैं बजाने के लिए उसे कहते हैं। तो हमारा ये जो रोन फोर्ब्स था ना, ये भी परकशनिस्ट था, यानी कि ड्रम बजाता था। तो रोन फोर्ब्स वो इंसान था जिसने एवलिन ग्लेनी का पोटेंशियल को पहचाना। उसने 2 अलग अलग ड्रम्स को लिया, उसको अलग अलग हाई एंड लो ट्यून्स पे ट्यून करा, और उसने एवलिन से कहा कि जब मैं ड्रम बजाऊं तो उसे सुनना मत, उसे अलग अलग तरीके से सेंस करने का ट्राई करो। और एवलिन ने यही करा। जो ड्रम के हाई नोट्स थे ना, जब जोर जोर से बजाया जाता था, उसे अपर बॉडी पे फील होता है वो, और जो ड्रम के लोअर वाइब्रेशंस थे ना, उसे वो लोअर बॉडी पे फील होता है। तब हमारी एवलिन ग्लेनी को ये रियलाइजेशन होता है कि वो साउंड को अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट से सेंस कर सकती है। जैसे कि ड्रम के हायर नोट्स को कमर के जो ऊपर वाला पार्ट है उससे वो सेंस करती है, और लोअर नोट्स को कमर के नीचे वाला पार्ट से वो सेंस करती है। और इसके बाद उसने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को ऐसे ही फील करा, सेंस करा अपने अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन से। अब इसके बाद आगे उसने बहुत मेहनत करा। एक आम म्यूजिशियन को जितना मेहनत करना होता था उससे 100 गुना ज्यादा मेहनत करा, क्योंकि उसे म्यूजिक को फील करना था, वो भी अलग अलग अपने बॉडी के पार्ट से। और उसने वही करा, और पूरा हार्ड वर्क और डेडिकेशन के बाद उसने शुरू कर दिया अपना जर्नी एक म्यूजिशियन बनने का। उसने एक यंग ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के साथ पूरे यूनाइटेड किंगडम का टूर करा, और जब वो 16 की होती है तब उसने डिसाइड कर लिया कि मैं एक म्यूजिशियन ही बनूंगी। एवलिन ग्लेनी ने ऑडिशन दिया लंदन के अंदर में सबसे फेमस म्यूजिकल स्कूल था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, और उस ऑडिशन में उसने सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर करा, जिसके बाद वो बन गई उस स्कूल का सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर करने वाले स्टूडेंट। देखो भाई, बंदी में नेचुरल टैलेंट भी था, इसीलिए वो इतना कुछ कर पा रही थी। धीरे धीरे वो ऑर्केस्ट्रा से सोलो परफॉर्मेंस देने लगी। अब देखो, ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन मिलके कुछ कुछ बजाते हैं, बट वो एक कदम और आगे जाके अब सोलो परफॉर्मेंस करती थी, और अपना 3 साल का कोर्स खत्म
करते करते तक जितने भी टॉप अवार्ड्स स्कूल के अंदर पे हुआ करते थे वो सारे के सारे अपने नाम करी और बन गई एक काइंड ऑफ फेमस म्यूजिशियन। बट यहाँ तो बस अब जर्नी स्टार्ट हुआ था, अब उसे बहुत कुछ आगे करना था। बट इतने सारी चीजें कर रही थी वो, बट फिर भी वो खुद को ना ऐसा नहीं मानती थी कि वो जो चीजें कर रही है बहुत बड़ी चीजें कर रही है। नहीं, वो कहती है कि अगर आप हार्ड वर्क करते हो और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है तो आप वहां तक पहुंच ही जाते हो। अब देखो, ये होता है महान इंसानों का पहचान। अगर हम कुछ करने के बाद अपने ही ऊपर ज्यादा प्राउड फील करने लगते हैं ना तो हम कुछ आगे और नहीं कर पाते। बट जब हम ऐसी बातें करते हैं ना, इसका मतलब हम ग्राउंड टू अर्थ है, हमें अपने काम पे फोकस है। और ऐसी कुछ थी हमारी एवलिन ग्लैनी। वो धीरे धीरे अपने सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रही थी और बनती है वर्ल्ड फेमस मल्टी परकशनिस्ट जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को बजा सकती है। लाइक मुझे तो सोच के दर्द होता है दिमाग पे कि एक इंसान हजारों इंस्ट्रूमेंट बजा सकती है, क्या बात कर रहे हो। बट ये काम एवलिन ग्लैनी ने करके दिखाया था। अब लाइफ में आगे वो इतना बिजी हो जाती है, इंटरनेशनली अलग अलग कंट्रीज पे जाके अपना म्यूजिकल परफॉर्मेंस देती है और इन परफॉर्मेंस को देख के ऑडियंस सोचती है कि एक लड़की जो खुद सुन नहीं सकती, बहरी है, वो कैसे इतना प्यारा धुन बजा रही होती है। लोग एवलिन ग्लैनी को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे। एक इंटरव्यू में एवलिन ग्लैनी हमारी ऑथर डेबोरा काउली के साथ 2 घंटे नॉन स्टॉप बातें करती है, जिसके बाद हमारी ऑथर डेबोरा काउली हैरान हो जाती है कि इन 2 घंटे में जो भी बातें करा एवलिन ने एक भी बात मिस नहीं करा। ऐसे कैसे, वो तो सुन नहीं सकती। एवलिन सुन तो नहीं सकती थी बट वो लोगों का मुंह पर लेती थी। इसी इंटरव्यू में एवलिन बताती है कि उसे थोड़ा डिफिकल्ट तब होता है जब सामने वाला इंसान का थोड़ा दाढ़ी मूंछ होता है तो फेशियल एक्सप्रेशन को पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बाकी तो वो आसानी से किसी के साथ भी बातें कर सकती थी, क्योंकि एवलिन ग्लैनी सिर्फ किसी के मुंह को नहीं पढ़ती थी, पूरे फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि वो बहरी है। अब एवलिन सिर्फ म्यूजिक ही नहीं, बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेट भी करती थी लोगों के साथ। लाइक अगर तुम मेरी बातें सुन रहे हो तो तुम्हें पता चल रहा होगा कि मेरे टोन पे थोड़ा नॉर्थ ईस्टर्न टोन आ रहा होगा, बंगाली, असमीज एंड थोड़ा अरुणाचली टोन। लाइक क्यों, मैं इसी एरिया का आसपास में रहता हूँ तो ऐसा ही है। तो एग्जैक्टली ऐसा ही जब एवलिन ग्लैनी बातें करती थी ना तो उसके टोन में भी ऐसा ही स्वीडिश एक्सेंट दिखता था। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि एवलिन ग्लैनी 11 साल तक स्कॉटलैंड में पली बड़ी थी तो वहां का टोन आना तो एक नेचुरल चीज था। बट इस बात का एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं है कि कैसे एवलिन बोल पाती है फ्रेंच एंड जापानीज। वो तो बहरी है ना, तो कहाँ से सीखा वो लैंग्वेज उसने। बट अगर बात रहा म्यूजिक का तो एवलिन ग्लैनी बताती है कि उसने म्यूजिक अलग अलग अपने बॉडी के पार्ट से फील किया है और वहीं से उसने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीखा है। वो बताती है कि उनका स्किन, उनका चिक बोन्स, उनका हेयर, इन सारी चीजों ने झंझनाहट महसूस करा है जब भी उन्होंने साउंड सुना है म्यूजिक का, वाइब्रेशन सुना है म्यूजिक का। फिर वो बताती है कि जब वो जाइलोफोन बजाती है तो जिस स्टिक का इस्तेमाल करके जाइलोफोन को बजाया जाता है उससे वो फील करती है साउंड को अपने फिंगर्स पे, और जब वो ड्रम्स बजाती है तो ड्रम्स का वाइब्रेशन उसके बॉडी के अलग अलग पार्ट में फील होता है। और जब भी वो परफॉर्म कर रही होती है किसी वुडन प्लेटफॉर्म पे तब वो अपने जूते उतार देती है क्योंकि वो अपने पैरों से भी साउंड को महसूस करती है। हो सकता है शायद एवलिन ग्लैनी सुन नहीं पाती है बट वो म्यूजिक को फील करती है और यही अंदाज से जब वो म्यूजिकल परफॉर्मेंस देती है तो वो ऑडियंस का दिल जीत लेती है। इन सब का नतीजा ये होता है कि 1991 को एवलिन को एक ऐसा अवार्ड मिलता है जिसका प्रोनाउंसिएशन तो इतना लंबा है कि मैं कर नहीं सकता ठीक से। रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। बाप रे, सासुर गया, लिटरली इतना लंबा अवार्ड मिला है। एक बहुत ही जाने माने मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स एवलिन के बारे में कहती है कि ऊपर वाले ने भले ही एवलिन का सुनने का शक्ति छीन लिया है बट ऊपर वाले ने कुछ ऐसा दिया एवलिन को जो कि बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और इसीलिए शायद जिस म्यूजिक को हम बस सुनते हैं ना उसे वो बहुत ही गहराई से महसूस कर पाती है। जो म्यूजिक का असली मतलब है ना वो शायद एवलिन ग्लैनी बहुत डीपली समझ पाती है क्योंकि वो फील करती है और शायद इसीलिए वो इतने अच्छी तरीके से म्यूजिक को लोगों के सामने एक्सप्रेस कर पाती है, ऐसे प्यारे प्यारे परफॉर्मेंस दे पाती है। तुम सोचो ना यार, एक लड़की जो बहरी है जिसने बचपन में ही अपना सुनने का शक्ति खो दिया है, वो इतना कुछ उखाड़ती है अपनी जिंदगी में। यहाँ भाई साहब हमारे पास कान, आंख, नाक सब है बट हम कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हैं। और यहाँ पे हमारी दीदी देखो भाई साहब कितना कुछ उखाड़ दे रही है। तो हाँ, जो बात कहा था जेम्स ब्लेड ने बिल्कुल सही कहा कि हाँ कि हो सकता है भगवान ने छीन लिया एवलिन ग्लैनी का सुनने का शक्ति बट कुछ ऐसा दिया है जो हम सबसे अलग है और शायद वही चीज बनाता है एवलिन ग्लैनी को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी म्यूजिशियन। इसके बाद आगे एवलिन ग्लैनी ये कन्फेस करती है कि वो ना बहुत ज्यादा नशेरी है। नशेरी का मतलब वर्कोहॉलिक है यार, मतलब काम को लेके नशा है। जैसे मेरा नशा है मेरे क्रश को लेके, एग्जैक्टली वैसे ही कुछ एवलिन ग्लैनी का अपने काम को लेके, अपने म्यूजिक को लेके। उसे काम करना पसंद है, जितना शायद एक क्लासिकल म्यूजिशियन काम करता उससे वो कई गुना ज्यादा काम करती है। बट कोई बात नहीं, उसे मिलता है ढेर सारे रिवॉर्ड्स भी इसके। और तुमने ये चीज देखा भी कितने सारे अवार्ड्स एवलिन ग्लैनी को मिला है। बट इन अवार्ड्स के अलावा एवलिन ग्लैनी ना फ्री में भी कंसर्ट करती थी हॉस्पिटल और प्रिजन्स यानी कि जेल में। साथ ही साथ एवलिन ग्लैनी जो यंग म्यूजिशियन है उन्हें भी प्रायोरिटी देती थी, यानी कि उन्हें भी थोड़ा बहुत म्यूजिक के बारे में सिखाती थी। और आखिर में वो बनती है एक शाइनिंग एग्जाम्पल, एक रोल मॉडल उन बच्चों के लिए जो सुन नहीं सकती है, बिल्कुल एवलिन की तरह है, जो शायद अपनी लाइफ को लेके गिव अप कर देते हैं बट वो एवलिन को देख के इंस्पायर्ड होती है। वो सोचते हैं कि अगर एवलिन कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। एवलिन ग्लैनी बहरे होने के बावजूद भी इतने छोटे से उम्र में वो चीजों को अचीव करती है जिन चीजों को शायद उससे डबल एज वाले भी अभी तक अचीव नहीं कर पाए थे। एवलिन ने परकशन यानी कि जो ड्रम्स है, जो भी बजाने वाली चीजें ना, उन्हें ऑर्केस्ट्रा में आगे खड़ा कर दिया, क्योंकि पहले ऑर्केस्ट्रा जैसी चीजों में परकशंस यानी कि बजाने वाली चीजों को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। बट ये बदलाव एवलिन ने लाया था। उसने बताया कि
परकशन बहुत ही एक प्यारा चीज अगर तुम सही तरीके से इस्तेमाल करो तो। साथ ही साथ एवलिन बनती है एक रोल मॉडल, एक इंस्पिरेशन हैंडीकैप लोगों के लिए। लोग एवलिन को देखते हैं और कहते हैं अगर ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। और सही बात है यार लॉन्डो, अगर हम चाहे ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं मतलब लॉन्डियो को भी मैं कह रहा हूँ, तो जो दिल में आए वही करना। अगर तुम्हें म्यूजिशियन बनना है तो तुम म्यूजिशियन बनो, अगर तुम्हें क्रिकेटर बनना है तो तुम क्रिकेटर बनो। बस जो भी कर रहे हो ना दिल से करो। अगर दिल से करोगे तो वैसा ही होगा जैसे एवलिन ग्लेनी के साथ हुआ है। जिंदगी में थोड़ा बहुत स्ट्रगल होगा बट तुम लोगों का दिल जीत सकते हो, और वही तो करा है एवलिन ग्लेनी ने। अपने म्यूजिक से, अपने परफॉर्मेंसेस से हजारों लोगों का दिल जीता है। और इसी के साथ ये कहानी होता है खत्म। आई होप तुम लोगों को पसंद आया होगा ये स्टोरी। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से पार्ट 2 में। अगर तुम लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो सपोर्ट करना, पार्ट 2 के लिए कमेंट करो। अगर वीडियो में अच्छा व्यूज आया तभी मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, तो जल्दी से जाके पार्ट 2 कमेंट कर दो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल।